12वीं क्लास में अंतरा पुस्तक का हमने पूरी तरीके से रिवीजन कर लिया था। हिंदी साहित्य कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूँ और उसके बाद हमने शुरू कर दी है उसकी सहायक पुस्तक अंतराल। बोर्ड परीक्षा 2025 के नज़रिए से ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वन शॉट क्लास है। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? पाठ का सारांश देखेंगे, एमसीक्यूज प्रश्न देखेंगे, 2 और 3 नंबर के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कुल 12 नंबर की अंतराल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। 5 एमसीक्यूज होंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यानी कुल 4 अंक के लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 3 नंबर का। इस तरह से ये आपके 12 नंबर की अंतराल हो जाएगी। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन एक वीडियो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके अपलोड किया जा रहा है रात को 8 बजे साहित्य संगम चैनल पर। और हम पहुंच गए, देखिए ये हमने कारवां शुरू किया था 21 जनवरी से और अभी हम आ चुके हैं अंतराल पार्ट 2 में 11 फरवरी में। विश्वनाथ त्रिपाठी बिस्कोर की माटी वाला पाठ नंगतलई जो गांव है उस आत्मकथा का ये अंश है। समरी देखेंगे, सारांश देखेंगे। सबसे पहले जो बिस्कोर की माटी पाठ है ये विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगतलई का गांव का एक अंश है और विश्वनाथ त्रिपाठी इसके लेखक हैं। अंतराल पुस्तक का दूसरा पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगतलई का गांव का एक अंश बिस्कोर की माटी नाम से दिया गया है। आत्मकथात्मक शैली, शैली कौन सी? आत्मकथात्मक, क्योंकि ये आत्मकथा का अंश है इसलिए शैली कौन सी हो जाएगी? आत्मकथात्मक में ये पाठ लिखा गया है। पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर। कौन सा गांव है? बिस्कोहर गांव जो लेखक का गांव है, और एक पात्र विश्वनाथ जो लेखक स्वयं विश्वनाथ है, उनके बचपन का नाम है विश्वनाथ। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। पाठ का सारांश आप अच्छी तरह देखेंगे तो आगे जो एमसीक्यूज प्रश्न हम देखेंगे और बड़े प्रश्न देखेंगे वो आप हल कर पाएंगे। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। पाठ में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन लेखक ने बड़े मनोयोग से किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का भी इस पाठ में जिक्र किया गया है। कमल है, कोइया, हरसिंगार, ये तो फूल ही हैं। इनके साथ साथ देखिए तोरी को भी फूल माना, लौकी को, भिंडी, बटकटैया, इमली, कदम्ब आदि के फूलों का वर्णन भी इस पाठ में किया गया। लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है, तो डोडहा, मज गिदवा, जामीन, गोहुअन और गोर कड़ाई जैसे सांप और बिच्छुओं का भी वर्णन इस पाठ में किया, जिससे भय मिश्रित वातावरण का निर्माण हुआ है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का उल्लेख भी लेखक ने किया है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव है। उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की सत्यता, नैसर्गिकता का द्योतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये सारांश हो गया। जल्दी से एमसीक्यूज प्रश्न देख लेते हैं। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने शामिल किए हैं। एमसीक्यूज देखेंगे, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस और गंध को उकेरने वाला एक मार्मिक पाठ है। तो जाहिर सी बात है हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उस पाठ का नाम है बिस्कोर की माटी। तो सूरदास की झोंपड़ी नहीं हो सकता, जहाँ कोई वापसी नहीं हो सकता, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में नहीं हो सकता। क्या उत्तर हो जाएगा? बिस्कोहर की माटी। ये वो पाठ है जिसमें रूप, रस और गंध को उकेरा गया है। दे वाला ऑप्शन सही है।
बिस्कोहर की माटी पाठ किसकी आत्मकथा का अंश है? भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का, विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव, प्रभाष जोशी की आत्मकथा कागज कार्य, निर्मल वर्मा की आत्मकथा धुंध से उठती धुन। तो ये जो पार्ट है ऑप्शन नंबर ब आपका सही है। विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है नंगा तलाई का गांव। और नंगा तलाई जो शब्द आया है ये स्वयं लेखक के लिए आया है, स्वयं लेखक के लिए है। और जो उसका गांव है वो है आपका बिस्कोहर। प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल किस पाठ में निहित है? बिस्कोहर की माटी जहाँ कोई वापसी नहीं, अपना मालवा, सूरदास की झोंपड़ी। ए वाला विकल्प सही है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल की गई है। डोडहा, मजगिदवा, दामिन, गौवन और गोर कड़ाई आदि किसके प्रकार है? फूलों के, सांपों के, खेलों के, अनाज के। ये सब प्रकार है सांपों के, जिससे भय मिश्रित वातावरण व्याप्त हो जाता था। बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रभाष जोशी, निर्मल वर्मा। इसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी और इनकी आत्मकथा है नंगा तलाई का गांव, नंगा तलाई का गांव। और इस नंगा तलाई के गांव का अंश शामिल किया है हमारे बिस्कोहर की माटी, बिस्कोहर की माटी। ये चीजें तो आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। कौन सा पाठ गांव स्मृति के परिप्रेक्ष्य में रचा गया है? सूरदास की झोंपड़ी, बिस्कोहर की माटी, अपना मालवा, जहाँ कोई वापसी नहीं। बिस्कोहर की माटी, ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ये गांव की स्मृति के ऊपर, यादों के ऊपर ये पाठ लिखा गया है। आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का नायक कौन है? अमरनाथ, विश्वनाथ, शिवनाथ, हरगोविंद। ये नायक है विश्वनाथ, जो विश्वनाथ त्रिपाठी स्वयं है। लेखक के बचपन का नाम था विश्वनाथ। विश्वनाथ कौन है? लेखक के पिता है, लेखक का भाई, मित्र है या लेखक स्वयं है? तो ये लेखक स्वयं है विश्वनाथ। कमल पत्र को क्या कहते हैं? कमल पत्र को देखिए बसीन, पुरईन, गट्टा, कुमुद। तो कमल पत्र के लिए शब्द आया है पुरईन। हिंदुओं के भोज में, बिस्कोहर में भोजन किस पर परोसा जाता था? कांसे के बर्तन में, पत्तल में, कमल पत्र पर, मिट्टी के बर्तन में। कमल पत्र पर वो भोजन परोसा जाता था। बिस्कोहर की माटी पाठ में किस गांव का वर्णन किया गया? लमी गांव का, अमजर गांव का, सिंगरौली का, बिस्कोहर गांव का। बिस्कोहर गांव का उसमें वर्णन किया गया। द वाला विकल्प सही है। कोइया किसे कहते हैं? कोइया जो है कमल को, कुमुद को, जल में उगने वाला जल पुष्प, सांप को, हरसिंगार को। कोइया कुमुद को कहते हैं। ये एक जल पुष्प है। कोइया क्या है? जल पुष्प है। कुमुद क्या है? जल पुष्प है। बिस्कोहर की माटी पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया? कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, आत्मकथांश है। यह आत्मकथांश। आत्मकथा है कौन सी? नंगा तलाई का गांव, उसी का ये अंश है बिस्कोहर की माटी। लेखक ने अकाल के समय खाई जाने वाली किस वस्तु का उल्लेख किया? पीपल के पत्ते, कमल ककड़ी, बसीन, पेड़ की छाल, बथुआ साग। कमल ककड़ी का लेखक ने उल्लेख किया है। बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक के अनुसार आंख आने पर किसका दूध लगाया जाता था? कुमुद का, कमल ककड़ी का, सत्यानाशी, बरबंडा का, हरसिंगार का। तो सत्यानाशी या बरबंडा का दूध जो है आंखों पर लगाया जाता था, जिससे आंखें ठीक हो जाती थी। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ किस पाठ का उल्लेख किया गया है? बिस्कोहर की माटी कुटे जहाँ कोई वापसी नहीं, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। तो बिस्कोहर की माटी पाठ में जो लेखक है कौन से? विश्वनाथ त्रिपाठी। और जिनका नाम पाठ में क्या आया है?
विश्वनाथ। इन्होंने देखे और भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। बिस्कोर की माटी पाठ की विशेषता किस पर केंद्रित है? ग्रामीण जीवन शैली पर, लोक कथाओं पर, लोक मान्यताओं, उपयुक्त सभी सारों पे ही आधारित है। ग्रामीण जीवन शैली का भी वर्णन है, लोक कथाओं का भी है, लोक मान्यताओं का, सब पर यह पाठ केंद्रित है, इसकी विषय वस्तु केंद्रित है। बिस्कोर की माटी पाठ में वर्णन है किसका? जीवन में माँ के स्थान का, गांव का वर्णन, गांव के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन, उपयुक्त सभी, सब के सब सही है। माँ के स्थान का भी वर्णन है, गांव का वर्णन है, गांव के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन है। 19वां प्रश्न कह रहा, गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते तो वे किस पर निर्भर करते हैं? खेती पर, उद्योग पर, प्रकृति पर, सरकार पर। प्रकृति पर वो निर्भर करते हैं, प्रकृति से वो जुड़े होते हैं, प्रकृति ही उनका इलाज करती है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह किसका प्रयोग आम बात है? प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियां, झाड़ फूक में अंधविश्वास, देवी देवताओं के तंत्र मंत्र, खेत की मिट्टी का। तो प्रकृति से प्राप्त जो फूल पत्तियां हैं वो औषधि के रूप में गांव में काम आती है। विश्वनाथ के गांव में एक फल बहुत होता था, वो क्या है? सत्यानाशी, काशीफल, शरीफा, हरसिंगार। तो वो जो है सत्यानाशी या बरवंडा कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता था। कमल का बीज क्या कहलाता है? बसीन, पुरीन, कमल गट्टा, कुमुद। कमल का बीज जो है कमल गट्टा कहलाता है। पुरीन ये कमल के जो पत्ते होते हैं, कमल पत्र कहलाता है। ठीक है। गांव में फूलों की गंधों से किसका संबंध जोड़ा जाता था? सांप का, देवी का, चुड़ैल का, उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी का संबंध जोड़ा जाता था। गांव में लू लगने की दवा क्या थी? अगर लू लग जाती थी तो उसका उपाय कैसे करते थे? क्या दवा थी? कच्चे आम का पन्ना, पक्के आम का रस, प्याज का शरबत, नींबू का रस। कच्चे आम का पन्ना बिल्कुल सही है, ए वाला विकल्प सही है। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी, उन्हें क्या कहते थे? फव्वारा, जलधारा, बरहा, नहर। बरहा शब्द उनके लिए आया है पाठ में। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं लगकर किस रूप में लगी? फूलों की खुशबू के रूप में, चांदने के रूप में, जूही की लता के रूप में, सभी रूपों में वो लगी थी। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? उसको माता पिता पीटते थे, उसके सौतेली माँ आ गई, छोटे भाई द्वारा माँ का दूध पीना और उसकी माँ मर गई। छोटे भाई का जन्म हुआ तो छोटे भाई ने माँ के दूध पर अधिकार कर लिया, ये विश्वनाथ के साथ अत्याचार था। लेखक की माँ की तुलना किससे की गई है? जीव जंतुओं से, जूही की लता से, बतख से, फूलों से। बतख से उसकी तुलना की गई है, स वाला विकल्प सही है। हरसिंगार का फूल किस ऋतु में खिलता है? शरद में, वर्षा में, गर्मी में, बसंत में। शरद ऋतु में हरसिंगार का फूल खिलता है। शरद ऋतु में ही आपके कोइया का भी खिलता है जो जल पुष्प है। पाठ में गर्मी और लू से बचने के क्या उपाय बताए गए? कमीज में कोयला बांधना, कमीज में लकड़ी बांधना, कमीज में अदरक बांधना, प्याज बांधना। तो प्याज बांधने का उपाय पाठ में आया है। पाठ में कौन कौन से सांपों के बारे में बताया गया? देख, गोवन आया, गोर कड़ाईच आया, फेंटारा आया, डोडा आया, मजगिदो आया, दामिन आया, कोइया, बरबंडा, हरसिंगार, कमल। ये तो क्या है? फूल है। तो ये सांपों के प्रकार हैं। तो ए और ब दोनों सही हो जाएगा। 32वां देखिए, कोइया, हरसिंगार, कमल किसके प्रकार है? फूलों के, सांपों के, खेलों के, अनाज के। तो ये फूलों के प्रकार है। लेखक के नंगा तलाई का गांव में शरद ऋतु में कौन से फूल खिलते थे? गुलाब, चमेली, जूही, हरसिंगार। हरसिंगार का वर्णन आया है, हरसिंगार खिलता था, कोइया खिलता था और एक आया था कमल। इनका उल्लेख जरूर पाठ में हुआ। गुलाब का उल्लेख नहीं, चमेली का नहीं, जूही का नहीं। विश्वनाथ को कौन सी बात देर से समझ में आई? बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती है, बतख अंडे देने के समय पानी में आकर पेड़ पर बैठ जाती है, बतख अंडे देने के समय झुरमुट में छिप जाती है, बरसात कैसे होती है? तो पहला वाला विकल्प सही है कि दिलशाद जो गार्डन था,
दिलशाद गार्डन में वो जो बतख लेखक ने देखी अंडे देने के समय, पहले तो पानी में रहती लेकिन जैसे अंडे देने का टाइम आता है वो जमीन पे आ जाती है। लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की? अंडे देने के कारण, जमीन पर रहने के कारण, शिकारी को चकमा देने के कारण, बच्चे के प्रति सतर्क रहने के कारण, बच्चे के प्रति सतर्क रहने के कारण उसकी तुलना माँ से की है। पूरब टोले के पोखर में क्या फूलते हैं? हरसिंगार, कमल, गुलाब, सिंगाड़ा। कमल जो है वो पूरब टोले के पोखर में फूलते हैं। पाठ के अनुसार मानव जन्म लेने की सार्थकता किसमें है? परोपकार में, माँ के अंक से लिपटकर दूध पीने में, गांव में जन्म लेने में, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने में। तो माँ के अंक से लिपटकर दूध पीने में मानव जन्म लेने की सार्थकता लेखक ने बताई है। कमल ताल का नाम क्या है? लेवड़ी का ताल, पच्छू टोला का ताल, बिरहा का ताल, बिलावली का ताल। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपके सही है। निम्न में से सांप की प्रजाति नहीं है? मजगिद्वा, शरीफा, डोडा, भटिया। तो देखो मजगिद्वा है, डोडा है, भटिया है, शरीफा नहीं है। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल से भी ज़्यादा बहार किसकी थी? लौकी, सिंगाड़ा, हरसिंगार, कोइया। कोइया या कुमुद की जो है बहार कमल से भी ज़्यादा थी। कोकाबेली किसका नाम है? लौकी का, सिंगाड़ा का, हरसिंगार का, कोइया, कुमुद। कोइया या कुमुद को ही हम कोकाबेली कहते थे। रेलवे लाइन के दोनों ओर कौन सा फूल मिलता है जो शरद में खिलता है? हरसिंगार, कोइया, कुमुद, कमल, गुलाब। तो यहाँ पर भी कोइया या कुमुद ही उत्तर होगा। सुजनी किसे कहा गया? फूल की, फूल को कर लें, फूल को, फल को, सांप को, सुई के डोरे से बनी कथरी को। द वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस स्मृति के साथ किसका बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ है? प्रकृति का, मृत्यु का, पशुओं का, खेती का। तो मृत्यु का बोध अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है। बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया? यात्रा वृत्तांत शैली, संस्मरण शैली, आत्मकथात्मक शैली, जीवनी। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित कौन सी पुस्तक की रचना की? देश के इस दौर में, हिंदी के प्रहरी, व्योमकेश दरवेश, मानसरोवर। व्योमकेश दरवेश पुस्तक लिखी। निम्न में से किसकी चर्चा फूल के रूप में नहीं होती है? गुलाब, कोइया, हरसिंगार, कोड़ा या काशीफल। मतलब पाठ में, ये जो पाठ है अपना बिस्कोहर की माटी, इस पाठ में किसकी चर्चा फूल के रूप में नहीं हुई? तो इसमें गुलाब का कहीं उल्लेख नहीं। कोइया आया है, हरसिंगार आया, कोड़ा या काशीफल भी आया है। बिस्कोर की माटी पाठ की पूरी कथा के केंद्र में है लेखक का एक गांव। उसका नाम क्या है? बिस्कोर, सिंगरौली, रंगातलाई, जलालगढ़। बिस्कोर गांव उसका गांव है लेखक का। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? तो देखिए, डोडा, मजगिद्वा और दामिन विशीन सर्प है। डोडा वामन जाति का जिसे मारा नहीं जाता। भटिया के दो मुंह होते हैं। गोर कड़ाइच को फेंटारा भी कहते हैं। तो ए वाला सही है, ब वाला भी सही है, स वाला भी सही है। और ये जो फेंटारा है ये गोर कड़ाइच को न कह करके किसको कहते हैं? गोहुअन को। तो ये सही होता है, इसलिए द वाला विकल्प अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे दूसरे पार्ट के। बड़े प्रश्न भी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये भी। पहला प्रश्न कि गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? गर्मी और लू से बचने के लिए माँ बालक की धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। प्याज से लू बेअसर हो जाती है। कच्चे आम का पन्ना गर्मी और लू से बचाता है। कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी में मिलाकर उसका शरबत बनाकर पीना, शरीर में लेपना या नहाना भी उपयोगी रहता है। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर धोने से भी गर्मी और लू से बचाव होता है। हाँ, हम भी इन उपायों से परिचित हैं क्योंकि हम भी गांव के ही रहने वाले हैं। हम भी प्याज और कच्चे आम को भूनकर प्रयोग करते हैं। कोइया किसे कहते हैं? उसकी क्या विशेषताएं बताई गई है? कमल से कहीं ज़्यादा बहार कोइया की थी। कोइया एक जल पुष्प है।
इसे कुमुद और कोकाबेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहाँ भी गड्ढा हो और उसमें पानी होता है वहीं कोइया फूल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्राय गड्ढों में पानी भरा होता है, इनमें कोइया फूलता है। कोइया को सर्वत्र देखा जा सकता है। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की पत्तियां एक हो जाती है। इसकी गंध बड़ी मन भावन होती है। बिस्कोर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया, लेखक ने किया, उसको बताइए। बिस्कोर में वर्षा सीधे सीधे नहीं आती थी। पहले बादलों के गिरने और गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देती थी। पूरे आकाश में इतने बादल गिर आते हैं कि दिन में ही रात प्रतीत होने लगती। कभी ऐसा लगता था कि जैसे दूर से घोड़ों की पंक्ति दौड़ी चली आ रही है। टैप 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 ऐसे आवाज़ आती है। घोड़ों की टापों की भी ऐसी आवाज़ होती है। कई दिन तक बरसने पर दीवारें गिर जाती है, घर धंस जाते हैं। जब भीषण गर्मी के बाद बरसात होती तब कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे आवाज़ें करते इधर उधर भागते फिरते थे। इस वर्षा में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। वर्षा के प्रभाव से दूबों, वनस्पतियों आदि में नई चमक दिखाई देने लगती है। वर्षा के बाद कीचड़ और बदबू, यहाँ कर दें आप, बदबू, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? बतख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बतखें अपने अंडे को सेतती है। वे अपने पंख फैलाए उन्हें दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखती है। बतख बहुत सतर्कता एवं कोमलता से काम करती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की देखभाल करती है। विश्वनाथ की माँ और बतख में ममता के आधार पर पर्याप्त समानता है। माँ भी बतख की तरह अपने बच्चों को अपने आंचल की छाया में छिपा कर रखती है। दोनों को अपने बच्चों के साथ लगाव होता है, इसलिए तुलना की गई है। बिस्कोर की माटी पाठ में सांपों के बारे में क्या जानकारी दी गई है? इस पाठ में बताया गया है कि घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते हैं। डोडा, मजगिद्वा विषहीन है। डोडा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते हैं। दामिन भी विषहीन है, लेकिन वह लंबी होती है। मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाता है। सबसे खतरनाक गौवन है, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते हैं। और उतना ही खतरनाक गोर कड़ाई, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिना कर मर जाता है। बटिया, जिसके 2 मुंह होते हैं। ये सांप जहरीले और बहुत खतरनाक होते हैं। अजीब बात है, सांपों से डर भी लगता है और उनकी प्रतीक्षा भी करते हैं। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। सांप के काटे लोग बहुत कम बचते हैं। विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में क्या दृश्य देखा? विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में बतखें देखी। बतख अंडा देने को होती तो पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती थी। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। उसने देखा एक बतख कई अंडों को से रही है। पंख फैलाए उन्हें छिपाए हैं, दुनिया से बचाए हैं। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में है। बतख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक होती है। कुछ अंडे बतख माँ के देने से बाहर छिटक जाते हैं। बतख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता, कोमलता से डेनों के अंदर फिर छुपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए। कुछ कह नहीं सकते, इसे शेष सारद भी नहीं बयान कर सकते। और माँ की निगाह कौवे की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती थी। यहाँ एक प्रश्न, इसी का एक प्रश्न बन सकता है कि जो पाठ में आया कि शेष सारद क्या बयान नहीं कर सकते, तो उसमें भी आपको यही उत्तर लिखना है। बिस्कोर की माटी पाठ के प्रारंभ में लेखक ने कमल के बारे में क्या बताया? लेखक बताता है कि पूर्व टोले के पोखर में कमल फूलते हैं। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर ही परोसा जाता है। कमल पत्र को पुरैन कहते हैं। कमल के नाल को भसीण कहते हैं। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेवड़ी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीण यानी कमल ककड़ी को खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते थे। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमल गट्टा जरूर खाया जाता है।
विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया, क्या इसे अत्याचार होना कहेंगे? विश्वनाथ अभी 3 वर्ष का ही था कि उसका छोटा भाई आ गया। नवजात शिशु को तो माँ का दूध चाहिए ही चाहिए। अब तक विश्वनाथ माँ का दूध पीता था, अब से नया बालक पीने लगा, अतः विश्वनाथ का दूध कट गया। अब उसे माँ के दूध के स्थान पर गाय का बेस्वाद दूध पीने के लिए मिलने लगा। उसका पालन पोषण भी कसेरू दाई के जिम्मे आ गया। हम इसे अत्याचार होना नहीं कहेंगे, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। नए बालक का माँ के दूध पर अधिक अधिकार होता है, बड़े को यह अधिकार छोड़ना ही पड़ता है। इसमें अत्याचार जैसी कोई बात नहीं है। बिस्कोर की माटी पाठ किस रचना का अंश है? पाठ के आधार पर गांव के अभावों का वर्णन कीजिए, क्या क्या कमियां थी। बिस्कोर की माटी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का अंश है। गांव प्राय अभावग्रस्त होते हैं। गांव के लोगों के पास वे सुख सुविधाएं नहीं है जो शहर के लोगों के पास है। उन्हें अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे यातायात के साधनों की कमी होती है, बिजली का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना, बहुत ज़्यादा कटौती हो जाती है, सिंचाई के साधनों का अभाव होता है, अशिक्षा होती है, रोजगार की कमी होती है, भूखमरी होती है, चिकित्सा साधनों का समय पर न मिलना, नहीं चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिल पाती है, साधन नहीं मिलते हैं। ये सब बाढ़ अकाल आदि विपत्तियों के समय उन्हें प्राकृतिक संपदा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गांव में सांप, बिच्छू तथा अन्य हानिकारक जीव पाए जाते हैं। कई लोगों की मृत्यु सांप के काटने के कारण हो जाती है। वर्षा के दिनों में पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होने से पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, जगह जगह कीचड़ हो जाता है, जिससे बीमारियां फैल जाने का डर भी बना रहता है। यहाँ से हम निबंधात्मक प्रश्न देख रहे हैं कि बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप रस गंध को उकेरने वाला मार्मिक लेख है। यह सत्य है कि बिस्कोर की माटी पाठ ग्रामीण जीवन के रूप रस गंध को उकेरने वाला मार्मिक लेख है। इस पाठ में हमें गांव के बारे में निम्नलिखित जानकारियां मिलती है। क्या क्या जानकारियां देखिए। तालाबों में कमल के फूल खिले रहते हैं, वहाँ कमल के नाल को भसीण कहते हैं। वहाँ का कमल ताल था, लेवड़ी का ताल। गांव के भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर ही परोसा जाता है। वहाँ कमल गट्टा जरूर खाया जाता है। गांव में कमल से ज़्यादा कोइया की बहार होती है। कोइया एक जलपुष्प होता है जिसे कुमुद भी कहते हैं। इसे कोकाबेली भी कहा जाता है। गांव के तालाबों में सिंगाड़े भी होते हैं। उसके फूल उजले तथा गंध वाले होते हैं। सिंगाड़ा जब बतिया यानी छोटा और दूधिया होता है तब उसमें गंध होती है। यहाँ से एक छोटा प्रश्न भी बन सकता है कि बतिया किसे कहते हैं? जो दूधिया सिंगाड़ा होता है उसको बतिया कहते हैं। गांव में शरद ऋतु में हरसिंगार फूलता है। पितृपक्ष में घर के दरवाजे पर हरसिंगार की राशि रख दी जाती है। यह काम प्राय मालिन करती है। गांव में सरसों, धान, गेहूं, मक्का आदि की खेती की जाती है। गांव में घास पास से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाबों के बीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते हैं। वहाँ बिच्छू भी पहुँच बहुत होते हैं। उनका भय निरंतर बना रहता है। चेचक के रोगी के पास नीम के फूल और पत्ते रख दिए जाते हैं। वर्षा ऋतु में गांव में कीचड़ व बदबू बहुत हो जाती है। वर्षा ऋतु गांव में अनेक असुविधाओं को लेकर के आती है। एक और निबंधात्मक प्रश्न देखिए कि बिस्कोहर की माटी पाठ में ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया गया है, सिद्ध कीजिए। बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी के गांव बिस्कोर और उसके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं तथा लोक मान्यताओं को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। गांव शहरों की तरह सुविधा संपन्न नहीं होते बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें लुभाता है। प्रस्तुत पाठ में प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का भी वर्णन किया गया है। कमल, ककड़ी, कोइया, हरसिंगार के साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम आदि फूलों का सजीव वर्णन किया गया है। इस वर्णन में लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को भी दिखाया है। उसने डोडा, मजगिदवा, दामिन, गोंगन, गोर कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं का वर्णन किया है, जिससे भय मिश्रित वातावरण का निर्माण हो जाता है। ग्रामीण जीवन में शहर
दवाइयों की जगह ग्रामीण जीवन में शहर दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम मिलते हैं। यानी शहरी दवाइयों की जगह, शहरों में जो दवाएं मिलती वो गाँवों में नहीं मिलती, वहाँ इलाज होता है प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग से। लेखक ने वहाँ की गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में होने वाली दिक्कतों का भी वर्णन किया है। लेखक ने अपनी पूरी रचना में अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया। लेखक को लगा कि प्रकृति सजीव नारी बन गई है कैसे, यहाँ किस बात का उल्लेख किया गया। तो जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के बाहर से दबी ज़्यादा होती है। वैसे ही बिस्कोर की वह औरत थी। पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ लेखक ने देखा था। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम है, ताजुब नहीं 10 बरस कम हो। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। संतोषी भैया के घर में लगी जूही की खुशबू विश्वनाथ के प्राणों में बसी रहती थी। यूँ भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों, लताओं और चांदनी की फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। कैसे? बिस्कोर गांव में इन फूलों का उल्लेख हुआ है, कमल, कोहियार, सिंगार। लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनके फूलों की चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती है, और वे हैं असली फूल, जैसे तोरई, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैंगन, कोहड़ा यानी काशीफल, शरीफा, आम के बोर, कटहल, बेल, ये बेला, चमेली, जूही वाला बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल, कदम्ब। ये सही है कि फूल गंध देते हैं, पर यह भी सच है कि कई फूल दवा का काम भी करते हैं। इतने सारे फूलों का वर्णन लेखक ने किया है। गांव में अब भी अनेक रोगों का इलाज फूलों के द्वारा किया जाता है। गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रखे जाते हैं, ये इस रोग में उपयोगी हैं। बेर के फूल सूंघने से बर्र, ततैया का डंक जड़ जाता है। आम के फूल भी अनेक रोगों में दवा का काम करते हैं। विश्वनाथ के गांव में भरबंडा होता है, इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। ये फूल दवा का काम भी करता। आंखें आ जाने पर माँ उसका दूध आंख में लगाती है, आंखें ठीक हो जाती है। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। जन्म के उपरांत बच्चा भोजन के रूप में माँ का दूध ही ग्रहण करता है। वह काफ़ी समय तक माँ के दूध से ही अपना पेट भरता है। माँ अपने आंचल में छिपाकर बच्चे को दूध पिलाती है। ये बच्चे का केवल दूध पीना ही नहीं, इस क्रिया के साथ माँ बच्चे के सारे संबंध चरितार्थ होते हैं। माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। बच्चा माँ की गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी वह माँ से चिपटता है तो कभी माँ को पैर मार देता है। माँ को बच्चे की ये सब क्रियाएं अच्छी लगती है। वह इन क्रियाओं के दौरान बच्चे को प्यार करती है। माँ बच्चे को अपनी स्नेह छाया से दूर होने नहीं देती है। वैसे वह स्नेहवश कभी कभी उसे मारती भी है, तब भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह पेट में अपनी जगह ढूंढ रहा है। माँ की गोद में लेटकर बच्चे का माँ का दूध पीना जड़ से चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता प्रदान करता है। हम बच्चे के द्वारा माँ के दूध पीने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये इस प्रकार निबंधात्मक प्रश्न थे।